हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, जो आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पे चल रही थी, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक पार्ट दोस्त मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गया था। आज आपका सेकेंड क्लास है, जिसमें हम बहुत से इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि दोस्त एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन दोस्त इन्हीं टॉपिकों में से बनते हैं, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको MCQ टाइप का क्वेश्चन बहुत ही जल्द इस लेसन का भी कराऊंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। सबसे पहले दोस्त हम यहाँ पे थ्योरी क्लास कंप्लीट करेंगे। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि सर आप ऑप्शनल क्वेश्चन को कराइए, तो दोस्त आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपका थ्योरी कंप्लीट होने के बाद, थ्योरी दोस्त कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो ऑप्शनल क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में आप कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, और आगे जो भी चीज़ें बताऊंगा, तो उसे आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ताकि दोस्त आपकी प्रिपरेशन जो है, अगर बाद में आप रिवीजन करना चाहें तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्त मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के बारे में बताएंगे। तो इसमें दोस्त हम बहुत से टॉपिकों को मेंशन किए हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। उसका दोस्त मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से दोस्त आप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बहुत ही अच्छी तरीके से निकालना सीख सकते हैं। बहुत ही जीरो लेवल से मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कैसे निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास द्वारा किसी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे बताया है। मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, जो आपका थर्ड पार्ट होगा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, आप वहां से देख लेंगे। इस वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलते हैं दोस्त आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि दोस्त आने वाली हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन, वो चाहे दोस्त आपका क्लासेस से रिलेटेड हो या आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड हो, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का दोस्त यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है, वो है बोर का परमाणु मॉडल। अब जानते हैं दोस्त बोर का परमाणु मॉडल होता क्या है। उससे पहले दोस्त हम आपको पिछले यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां। ठीक है, पहले आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताया था, उसके बाद उनके परमाणु मॉडल में क्या क्या कमी आई थी, और उन्हीं कमी को सुधारने के लिए बोर साहब आए और उन्होंने अपना दिया परमाणु मॉडल। इसे कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। अब बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे कमी क्या क्या थी रदरफोर्ड साहब की, जो कि बोर साहब ने अपना परमाणु मॉडल यहाँ पे प्रस्तुत किया। तो फर्स्ट कमी क्या थी कि रदरफोर्ड साहब ने परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, सेकेंड इनकी जो कमी थी वो थी इनके सिद्धांत में स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। जो इनका सिद्धांत था, जो इनका प्रिंसिपल था, वो इनका जो स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में बिल्कुल ही असफल रहा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए बोर साहब ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। सन 1913 में रदरफोर्ड साहब ने जो प्रस्तुत किया था नाभिकीय मॉडल, उनकी कमियों को दूर किया बोर साहब ने। इन्होंने अपना नियम दिया, बोरबरी नियम, जिसे हम बोरबरी नियम के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने अपना बताया, इन्होंने क्या क्या बताया। पहली बात तो ये बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित बंद वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्थायी कक्षाएं कहते हैं। और इन कक्षाओं में घूमते हुए वे ऊर्जा का उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और यही चीजें बताने में रदरफोर्ड साहब वहां पे असफल हुए थे। सेकेंड, इन्होंने एक चीज ये भी बताया कि ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा, जिसे ऊर्जा का क्वांटम कहते हैं, विकिरण के रूप में तभी उत्सर्जित या अवशोषित होती है जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरे स्थायी कक्षा में कूदता है या जाता है, तभी उसकी उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा वहां पे विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है। और उस जो आपका ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा क्वांटम का जो मान होता है, वो आपका क्या होता है, h न्यू। क्या होता है दोस्त,
h न्यू होता है, जहां पे h जो होता है वो आपका प्लांक स्थिरांक होता है, और जो न्यू होता है ये आप इसको बोलते हैं न्यू। न्यू जो होता है वो होता है ऊर्जा की आवृत्ति। ठीक है, इन्होंने तीसरा पॉइंट में अपना ये भी बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो वह एक उच्च स्तर से निम्न स्तर की कक्षा की ओर कूदकर परिक्रमा करने लगता है अगर वह एक क्वांटम ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और यदि वह एक क्वांटम ऊर्जा अवशोषित करता है तो वह एक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में परिक्रमा करने लगता है। ठीक है, इन्होंने अपने थर्ड पॉइंट में बिल्कुल ही यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया। क्लियरिफाई क्या किया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम अगर ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो अगर उत्सर्जित करता है तो वह उच्च स्तर से अपने कहाँ जा रहा है, निम्न स्तर की ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगता है, और यदि आपका जो क्वांटम ऊर्जा एक क्वांटम ऊर्जा अवशोषित करता है तो वह आपका निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में परिक्रमा करने लगता है। ये आपका बोर का परमाणु मॉडल, परमाणु सिद्धांत है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम दोस्त आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड जो हमारा आज का टॉपिक था वो था ऊर्जा स्तर और इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। सबसे पहले दोस्त हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं, ऊर्जा स्तर की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं उन कक्षाओं की त्रिज्या निश्चित होती है, और उनमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या होती है, निश्चित होती है। और इन्हीं कक्षाओं की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं इन्हीं को। ठीक है, नाभिक से प्रारंभ करके पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये आपका 1 2 3 डैश n तक। ठीक है, इसे हम अंकों से या हम अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो KLMN से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्त, KLMN। ठीक है, अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। और इन कक्षाओं में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n²। कितनी होती है दोस्त, 2n²। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो वो आपका कितना होता है, 2n²। इसे आप नोट डाउन करते हुए चलिए, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। ठीक है, और वीडियो को दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं उन तक भी वीडियो पहुंच सके और उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। जो आपका मैंने अभी आपको क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी, ठीक है, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो वो आपका 2n² होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां अगर n की बात करें तो n यहाँ पे क्या है, वो आपका कक्षा की क्रम संख्या है। ठीक है, तो बोरबरी के नियम के साथ इन्होंने अपना जो नियम दिया, इनके अनुसार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था निम्न तरीके से की जाती है या निम्न ढंग से की जाती है। जैसे अगर बात करें पहले में, तो पहले में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो आपकी 2 होगी। दूसरी की बात करें तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, वो आपकी 8 होगी। तीसरी में 18, चौथी में 32। तो इसका जो क्रम है वो आपका है 2, 8, 18 और 32। ये आपके आगे चल के दोस्तों हम आपको बिल्कुल ही क्लेरिफाई कर देंगे कि ये आपका कैसे होता है। ठीक है, कैसे होता है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, बताऊंगा दोस्त। यहाँ पे पहली, दूसरी और तीसरी, इन सभी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2, 8, 18 और 32 होती है। ठीक है, लेकिन सबसे बाहरी वाली कक्षा यानी कि 2, बाहरी वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उससे पहले कोष पूरे भर चुके हों, और इस बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते। बाहर के कोष से पिछले कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जबकि उसके पहला वाला कोष पूरा भरा हो। लेकिन इसमें दोस्त बहुत से
कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके अगर बात करें ऊर्जा स्तर के क्रम के आधार पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास किया जाता है। वो आपको 2-4 ऐसे तत्व हैं, वो मैं आपको लास्ट में बिल्कुल ही क्लेरिफाई कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लेरिफाई कर दूंगा कि कौन कौन से तत्व हैं जिनको हम ऊर्जा स्तर के रूप में यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के रूप में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऊर्जा की, अभी मैंने आपको बताया जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की, तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 1 होता है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या होगा, इसका तो 1 ही होगा, ठीक है, 1 है, सिंगल है आपका 1 होगा। बात करते हैं यहाँ पे सोडियम की, ठीक है, Na की बात करते हैं दोस्त यहाँ पे सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये आपका 11 होता है, ठीक है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या होगा, ये आपका 2, 8 और 1 होगा। ये कैसे होता है ये मैं आपको आगे चल के दोस्त यहाँ पे क्लियरिफाई करूंगा। SPDF, इसमें आपके 4 ऊर्जा स्तर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, SP, D और F, ठीक है। S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है S में आपका कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। SP, D और F, ठीक है, कितने होते हैं दोस्त, SP, D और F। जो S होता है उसमें आपका उप ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में आपका 6 होते हैं, D में आपका 10 होते हैं और F में आपका टोटल 14 होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसे आप लोग समझने की कोशिश जरूर करिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सोडियम बता रहा था, तो इसमें आप सोडियम यहाँ पे देख सकते हैं, तो 2 आपका यहाँ पे हो गया, 6 आपका ये हो गया, 2 और 6 कितना हो गया, ये आपका 8 हो गया, यानी कि 3 आपका इसमें आएगा, ठीक है। तो इसका जो सोडियम यानी कि Na है, इसका अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखें तो कैसा होगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 हो जाएगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, यानी कि 2, 2, 4 और 6, 10 और यहाँ पे 2, 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। 3s1 है, ये आपका कितना हो गया, टोटल 11 हो गया, जो कि सोडियम के आपका परमाणु क्रमांक है। इसी तरह दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास आगे मैं आपको वीडियो जब दूंगा वहां पे आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे हम किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालेंगे। तो आशा करते हैं दोस्त आपको ऊर्जा स्तर और इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। SPDF जो मैंने आपको बताया 2, 6, 10 और 14, ठीक है, ये सब आप लोग माइंड में नोट करिएगा और कॉपी में भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ताकि अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में आता है तो आप वहाँ पे रिवीजन आसानी से करे रहेंगे, तो आप अच्छी तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। इसी दोस्त ऊर्जा स्तर की अभी मैंने बात किया, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसे हम ऊर्जा स्तर जो आपका ऊर्जा क्रम होता है, जैसे SPDF मैंने आपको बताया, तो कुछ तत्वों में ऊर्जा स्तर के रूप में आगे पीछे हो जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो मैं आपको अलग से करा दूंगा बाद में, इसके लिए मैं आपको अच्छे से क्लेरिफाई कर दूंगा। नेक्स्ट दोस्त अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है समस्थानिक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समस्थानिक, जो हमारा इस समय आधुनिक, ठीक है, इसमें जितने भी तत्व खोजे गए हैं वो आपके मूल लक्षण जो हैं वो परमाणु भार न होके परमाणु क्रमांक के रूप में रखे गए हैं। जो आपका आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें आपका क्या है, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए हैं। तो इनके अनुसार समस्थानिक होते क्या हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वे आपका क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अगर जैसे हम बात करें तो हाइड्रोजन के टोटल आपके कितने समस्थानिक होते हैं, वो आपके 3 होते हैं। कौन होते हैं, H1, H2 और H3, जिन्हें हम विभिन्न नामों से जानते हैं, ठीक है, विभिन्न नामों से जानते हैं। इनका आप देखेंगे तो इनका टोटल आपका परमाणु भार कितना है,
परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, यानी कि 1, 2 और 3 ये आपका क्या है, परमाणु भार है। इन्हें हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे एक को हम परमाणु भार जो आपका 1 है इसे हम प्रोटियम के नाम से जानते हैं, ड्यूटीरियम के नाम से जानते हैं और ट्राइटिनियम के नाम से भी जानते हैं। ये आपके हाइड्रोजन के 3 आपके समस्थानिक हो गए। इसी तरह हम यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। तो कार्बन के कितने समस्थानिक हैं, ये आपके कार्बन के टोटल 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है। इनके जो आपका परमाणु क्रमांक है वो तो आपका सेम है, ठीक है, 6 है, लेकिन जो आपका परमाणु भार है वो आपका 12, 13, 14, यानी कि मैंने आपको क्या बताया, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, वे आपके क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोपस कहलाते हैं, ठीक है। इसे आशा करते हो दोस्त आप सब लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं। समस्थानिक में क्या होते हैं, एक बात और सुन लीजिए यहाँ पे अच्छी तरीके से, इसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन जो उसके भौतिक गुण होते हैं वो आपके असमान होते हैं, और इनमें जो रेडियो एक्टिव का गुण होता है वो भी आपके अलग अलग देखने को मिलेंगे। आवर्त सारणी में सभी तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही स्थान पे रखा गया है। जितने आपके तत्व समस्थानिक हैं उनको हम एक ही स्थान में यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्त आपको आइसोटोपस अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, ये है आपका आइसोबार्स, ठीक है, यानी कि समभारी। समभारी क्या होता है कि विभिन्न भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें परमाणु भार तो समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हीलियम का लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम He, ठीक है, इसका लेते हैं यहाँ पे। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1, इसका परमाणु भार 3, ठीक है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, इसका परमाणु भार 3, इसका। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने आपको हाइड्रोजन का भी समस्थानिक बताया था जिसका नाम क्या बताया था, ट्राइटियम। क्या दोस्त, ट्राइटियम। यहाँ पे आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, इसका परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन परमाणु भार तो सेम है लेकिन परमाणु क्रमांक आपका क्या है, भिन्न भिन्न है। ये आपका क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे दोस्त, आइसोबार कहलाएंगे, जिसके आपके परमाणु क्रमांक भिन्न हो, परमाणु भार सेम हो, वो आपका समभारी कहलाएगा, और जिसका परमाणु भार सेम हो, परमाणु भार अलग हो, परमाणु क्रमांक सेम हो, वो आपका समस्थानिक कहलाएगा, आइसोटोपस कहलाएगा। फिर से आप लोग एक बार क्लियरिफाई कर लीजिए, जिसका आपका परमाणु क्रमांक सेम होगा और परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा वो आपका समस्थानिक कहलाएगा, आइसोटोपस कहलाएगा। जबकि जिसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा परंतु परमाणु क्रमांक जो होगा वो आपका भिन्न भिन्न और परमाणु भार समान होगा, वो आपका समभारी कहलाएगा, आइसोबार्स कहलाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्त आप सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आइसोबार्स समझ पाए हैं। इसमें जो रासायनिक गुण होता है वो आपके भिन्न भिन्न होते हैं और भौतिक गुण, समभारी के भौतिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। आवर्त सारणी में भी इनका भी एक अलग ही स्थान होता है, और समभारिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है वो आपका समान होता है, बिल्कुल ही समान होता है। तो आशा करते हैं दोस्त आज की क्लासेस में मैंने जितने टॉपिक आपको कवर कराए वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। आज की वीडियो दोस्त आशा करते हैं आपके लिए यूजफुल रही हो। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट जो आपकी क्लासेस हैं MCQ टाइप के क्वेश्चन आपको कराना स्टार्ट कर देंगे, और वे सभी हम क्वेश्चन कराएंगे जैसा कि एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के दोस्त वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, क्लासेस को और भी बेहतर बनाई जा सके। थैंक यू।